मतलब क्या है? रेशो का मतलब होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करना, उसी को हम एक तरीके से रेशो कहते हैं। वैसे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको क्या सीखना है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे है एक पर्सन ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। मैंने आपसे कहा कि मैंने इस बंदे को दिए 100 चॉकलेट्स एंड इसको दे दिए 50 चॉकलेट्स। मैंने इसको दे दिए 100 चॉकलेट्स एंड इसको दे दिए 50 चॉकलेट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इनका रेशो क्या है, इनका चॉकलेट्स का, जो चॉकलेट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अमंग ए एंड बी, उनका रेशो क्या है? रेशो का मतलब है ये क्वांटिटी एंड ये क्वांटिटी, इनको मुझे कंपेयर करना है, इनको मुझे कंपेयर करना है। कैसे? यहां पे देखिए, इसको दे दिए मैंने 100 चॉकलेट्स, इसको दे दिए मैंने 50 चॉकलेट्स। कंपेयर कैसे करना है? यहां पे ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं इज टू, या आप पढ़ सकते हो 100:50, या आप इसको पढ़ सकते हो 100:50। 100:50 भी सही है, 100:50 ये भी सही है। अब इसकी मीनिंग क्या है? रेशो मतलब जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही, 1 0 कैंसल, उसके बाद 5 1 is 5, 5 2 is 10। कॉमन फैक्टर मैंने, जो कॉमन फैक्टर था उसको मैंने कैंसिल कर दिया। जैसा डिवीजन में होता है, अगर मैं 100 डिवाइडेड बाई 50 करता, वहां पे भी यही आंसर आता, 0 0 कैंसल, 5 1 is 5 2 is 2 डिवाइडेड बाई 1, या आप इसको पढ़ सकते हो 2:1। अब इसकी मीनिंग क्या है? जो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई है 2:1, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है जब जब मैंने बी को एक चॉकलेट दिया होगा, तब तब मैंने ए को 2 चॉकलेट्स दिए होंगे। जब जब मैंने बी को 2 चॉकलेट्स, एक चॉकलेट दिया होगा, तब तब मैंने बी को 2 चॉकलेट्स दिए होंगे। या आप ये कह सकते हो कि जब जब मैंने ए को 2 चॉकलेट्स दिए होंगे, तब तब मैंने बी को 1 चॉकलेट दिया होगा। अगर आप ऐसे करोगे ना, इसको 2 चॉकलेट, इसको 1, 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 यू हैव टू रिपीट दीज स्टेप्स 50 टाइम्स। जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप यहां पे फिर एडिशन करोगे ये आएगा 50, जब आप इस तरफ एडिशन करोगे ये आएगा 100। यही है कंपैरिजन, यही है रेशियो। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बस लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया क्या चल रहा है, इसीलिए मैं यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपको बस याद रखना है, रेशो का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, या दो से ज्यादा भी हो सकता है। कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज, उसी को हम कहते हैं रेशो। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज जो आपको इसमें सीखनी है वो है कि किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी पर्टिकुलर रेशो में ब्रेक कैसे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा मेरे पास है 1000 रुपीज, इस 1000 रुपीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपके पास ये 1000 रुपीज है ना, इसके आप 10 पार्ट्स कर दीजिए इन टोटल। लेकिन 10 पार्ट्स मतलब 10 इक्वल पार्ट्स। इस 1000 रुपीज के आप 10 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए। 3 पार्ट्स आप दे दीजिए ए को एंड 7 पार्ट्स दे दीजिए किसको? बी को। 1000 के 10 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे? 1000 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। 10 1 is 10, 10 10 is, उसके बाद 10 10 is 100, और ये 0 0 या सीधा सीधा ये 0 0 कैंसल, आंसर आया 100। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इसके 10 इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा, हर कोई पार्ट 100 के बराबर होगा, 100 रुपीज के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे 10 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स इसको देने हैं, इसका मतलब 100 100 और 100। इसको 7 पार्ट्स देने हैं, 100 ये हो गया इसका डिवीजन। इसको मैंने दे दिए 7 पार्ट्स और इसको मैंने दे दिए 3 पार्ट्स। ये तो हो गया आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे, या जो मेथड होता है असल में वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है ₹1000, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन 2 पर्सन ए एंड बी, और वो भी ऐसे कि
इसको 3 पार्ट्स मिले और इसको 7 पार्ट्स मिले, यानी कि जो इनका हिस्सा है, जो इनका शेयर है, उसका रेशियो है 3:7, यानी कि इसको 3 पार्ट्स मिले हैं आउट ऑफ टोटल और इसको 7 पार्ट्स मिले हैं। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? जो ए का शेयर है, ए शेयर कैसे करेंगे हम? इसको मिले हैं 3 पार्ट्स आउट ऑफ 3 + 7 हो गया 10। इन दोनों का एडिशन करना है। जो ए है इसको 3 पार्ट्स मिले हैं, लेकिन कितने में से? टोटल हमने 10 पार्ट्स बनाए थे, वो आप नीचे रखोगे 10 और मल्टीप्लाई कर दोगे किस चीज का? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10, लेकिन किस चीज का? 1000 रुपीज का। ये 0 और 0 कैंसल, 3 × 100 हो गया 300। ठीक है। अच्छा, बी शेयर, जो बी है इसको कितना पैसा मिला? बी को मिले 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10 पार्ट्स, किस चीज का? 1000 रुपीज का। ये 0 0 कैंसल, 7 × 100 हो गया 700। ये है बी शेयर और यही मेथड आपको फॉलो करना है। यहां पे आप एक और चीज भी कर सकते थे, वो क्या है? वो ये था कि जब आपको ए का शेयर पता चल गया कि इसका शेयर है 3/10 × 1000, वो है 300। दो ही पर्सन है ना, एक का आपको पता चल गया ऑलरेडी 300। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो उसके बाद, या आप सीधा सीधा यहाँ पे कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हो। कॉमन सेंस कहता है कि अगर 2 पर्सन में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक पर्सन को ऑलरेडी 300 रुपीज मिले हैं, इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो किसको मिलेगा? वो दूसरे पर्सन को मिलेगा। आप यहाँ पे सीधा सीधा भी वैल्यू लिख सकते हो। किसको समझ में आया? मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, आई नो सबको पता है, लेकिन इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हूं। क्लियर है? ये तो सबसे छोटू सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। माइक ऑफ कर दीजिए जिनका भी माइक ऑन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? अगर मेरे पास किसी चीज का रेशियो है, फॉर एग्जाम्पल A:B, इसका रेशियो मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 3/4, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी है, A:B = 3:4, ऐसे भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको मैं आप एक्सप्लेन करूंगा, वी विल डाइव डीप इनटू दिस, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज है क्या और इसमें अगर चेंजेस करेंगे तो क्या होगा। पहले हम देख लेते हैं ये चीज है क्या। इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, दूसरे पेज पे चलते हैं। यहां पे मेरे पास है 1600 डिवाइडेड बाई 800, 1600 डिवाइडेड बाई 800। आप यहां पे क्या कीजिए, और यहां पे है A डिवाइडेड बाई B, A डिवाइडेड बाई B, A की जो अलग से वैल्यू है वो है 1600 और जो B है इसकी अलग से वैल्यू है 800। ठीक है, आप यहां पे क्या कीजिए, आप यहां पे सिंप्लीफिकेशन, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जो यहाँ पे डिवीजन में टर्म्स हैं, जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे आप क्या देखोगे? ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसल। उसके बाद 8 1 is 8, 8 2 16, इसका मतलब A डिवाइडेड बाई B किसके बराबर आया? 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, यहां पे आपने क्या देखा? यहां पे आपने देखा पहले मेरे पास A की वैल्यू अलग से थी 1600, B की वैल्यू अलग से थी 800। जब मैंने इनको डिवाइड किया, ये आया A/B = 1600 डिवाइडेड बाई 800। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता ना, ऐसे भी लिख सकता था, ये आएगा ऊपर 800 × 2 डिवाइडेड बाई 800 × 1, ऐसे भी लिख सकता था ना मैं। उसके बाद क्या होगा? ये कॉमन और ये कॉमन चीज कैंसल हो जाएगी, यहां पे बचा क्या? 2:1, यानी कि लास्ट में मेरे पास A:B रेशो, इसकी वैल्यू क्या आई? 2:1, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A:B = 2:1। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे पास है ये A:B = 2:1, ठीक है, और मुझे वापस इनको बनाना है क्या? A की अलग से फाइनल वैल्यू निकालनी है, B की अलग से फाइनल वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए, यहां पे ये जरूरी है कि A + B कितना है। A + B यहां पे कितना है? 16 + 8 होता है 2400। ये है इनका एडिशन, लेकिन अलग से जो वैल्यूज हैं वो मुझे नहीं पता है, जो मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं, आई डू नॉट नो द वैल्यूज। मुझे बस इतना पता है A:B किसके बराबर है? 2:1 के बराबर, और जो A + B है
वो 2400 के बराबर है। अब अगर मुझे ओरिजिनल वैल्यू तक जाना है, कैसे जाऊंगा मैं यहां पे लिखूंगा a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स होता है 1x। यहां पे ये आपको समझना है, ये जरूरी है। ये जो x है ना, अगर आपको रेशो गिवन है एंड आपको ये भी दिया हुआ है कि इन दो नंबर्स का एडिशन कितना है 2400, अगर आपको वैल्यू सीधा सीधा पुट करना है ना, आपको a की वैल्यू बराबर लेनी है किसी चीज की, आपको यहां पे एक चीज लेनी है, एक वेरिएबल ले लीजिए, u ले लीजिए, y ले लीजिए, x ले लीजिए, उस वेरिएबल को मल्टीप्लीकेशन के साथ, यानी कि 2 इंटू यू हो गया 2u, उसके बाद आप इसको इक्वेट कर दीजिए a के साथ, और जो b है, b की वैल्यू आएगी 1 इंटू यू होता है 1u। समझ में आ रहा है? मैं अभी आपको समझाऊंगा, गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स, आपको सब समझ में आने लगेगा खुद ही। a इज टू b यहाँ पे वैल्यू है 2:1। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये भी पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2400, अब आपको पता करना है कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है। या तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको पता है a प्लस बी 2400 के बराबर है, और आपको ये भी पता है कि a इज टू b 2:1 है, आप क्या कर सकते हो, जो मैंने अभी बेसिक पढ़ाया था, जो a है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 2 + 1 हो गया 3 पार्ट्स, लेकिन किस चीज का, 2400 का। 3 1s 3 8s 3 0s 3 0, 8 इंटू 2 हो गया 1600। अगर a की वैल्यू है 1600 और a प्लस b है 2400, इसका मतलब जो b है, या तो इसकी सीधा सीधा कॉमन सेंस से आप वैल्यू लिख सकते हो 800, या तो अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हो, वो आएगा 1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स किस चीज का, 2400 का। 3 1s 3 8s 3 0s, b की वैल्यू आएगी 800। ये तो मैंने आपको सिखाया, लेकिन मैं यहां पे कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ये पॉइंट कि कभी अगर आपको सम गिवन है, कभी अगर फॉर एग्जांपल यहां पे आपको सम गिवन है a प्लस बी है 2400 एंड a इज टू b रेशियो भी आपके पास है, वो है फॉर एग्जांपल वो है 3:5, वो है 3:5। अगर आपको a की वैल्यू लेनी है ना, a को किसी के बराबर रखना है, आप 3 के बराबर नहीं रख सकते, आप b को 5 के बराबर नहीं रख सकते। लॉजिक क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि अगर वैल्यू लेनी है, अगर a को किसी के बराबर रखना है, तो आप इसको 3 के बराबर नहीं रख सकते, b को आप 5 के बराबर नहीं रख सकते। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको यहां पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है। वो वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें से कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, या जो आपको पसंद है। a इसकी वैल्यू अगर लेनी है, यहां पे आपको 3 के साथ एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद b की वैल्यू आएगी 1, यहां पे 5 है, अभी 5 इंटू एक्स। ये अगर वैल्यू लेनी है ना, आपको a लेना है 3x के बराबर और b लेना है 5x के बराबर। अब ये x कहां से आया, ये मैं आपको अब समझाऊंगा। यहां से इतना समझ में आया कि मैं यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू फ्रेम वर्ड, समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाएं, इसलिए डाउट हो रहा है खुद पे आज। अब अगर ये समझ में आया आपको कि मैं सीधा सीधा आई कैन नॉट राइट b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 3, ये गलत है, लेकिन ये सही है। और ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहां पे मैंने क्या लिया था, यहां पे मैंने लिया था जो a है, a मैंने लिया 1600 के बराबर, और जो b है वो मैंने लिया था 800 के बराबर। उसके बाद अगर मैंने आपसे कहा कि a डिवाइडेड बाई b, बताइए इसकी वैल्यू क्या है, आपने क्या किया, आपने ऊपर और नीचे आपने क्या किया, जो जो कॉमन फैक्टर है वो आपने काट दिया। कॉमन फैक्टर मतलब ये 2 0 जो आपने काटे हैं ना, असल में आपने क्या कैंसिल किया, आपने ऊपर और नीचे 100 कैंसिल किया। यहां पे देखिए, यही 2 0 आपने काटे थे ना, उसके बाद आपके पास बचा 16 डिवाइडेड बाई 8। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने 8 ऊपर से कैंसिल किया, जो उसके बाद कॉमन बचा था वो आपने कैंसिल किया। इसका मतलब कॉमन चीजें कैंसिल करने के बाद आपके पास a इज टू b की रेशो आई थी कितनी, 2:1। ठीक है, a इज टू b इसकी रेशो आई थी 2:1, लेकिन कब, जब आपने ये जो 2 है ना,
ये जो 2 है, यहां से आपने कुछ चीज जो कॉमन थी 1 और यहां पे कोई चीज कॉमन थी, ये चीज आपने कैंसल की ऊपर और नीचे, उसके बाद ही आपके पास 2:1 रेशो आया था। तो अभी आप कैसे ये बोल सकते हो कि A 2 के बराबर है और B 1 के बराबर है? अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, A 2 के बराबर कैसे आया और B 1 के बराबर कैसे आया, इनकी तो वी नो देयर एग्जैक्ट वैल्यूज, A = 16, B = 8, लेकिन यहां पे आपने कैसे कंक्लूड किया कि A 2 के बराबर है एंड B 1 के बराबर है? गलत हुआ ना? समझ में आया गलत कैसे हुआ? जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैंने यही से आपको बोला था ओरिजिनल वैल्यू ऑफ A is 1600, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ B is 800, लेकिन यहाँ पे जब रेशो हमने इनका निकाला 2:1, आपने क्या किया, आपने बोला सर इसका रेशो आया है 2:1, आपने बोला सर A = 2 और B = 1, ये सही है या गलत? मैंने बोला ये गलत है। क्यों? क्योंकि वी नो कि A की ओरिजिनल वैल्यू है 1600, लेकिन जब आपने A को यहाँ पे आपने किसके बराबर रखा है? 2 के बराबर। इसका मतलब है A और B इसकी रेशो जब आई थी ना 2:1, ये रेशो तब आई जब आपने यहां से कोई चीज हटाई जो ऊपर और नीचे कॉमन थी। ऊपर और नीचे जो चीज कॉमन थी ना, वो आपने ऊपर और नीचे कैंसिल किया, तब आपके पास 2:1 आया। उसी चीज को जो ऊपर और नीचे कॉमन है ना, उसी को मैंने नाम दिया x। इसीलिए आपको अगर लिखना है A की वैल्यू, आप लिख सकते हो 2x। ये x वही चीज है जो आपने ऊपर और नीचे कैंसिल की है, कॉमन चीज, इसीलिए B को लिखना है 1x के बराबर। किसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस पे मैं इज टू ऐसे ही रैंडमली कोई नंबर लिख रहा हूं मैं, 135। इसको सिंप्लीफाई कीजिए एक बार, इसका रेशो निकालिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में। रेशो मतलब डिवीजन कीजिए, कॉमन फैक्टर्स आपको कैंसिल करने हैं। पहला तो सीधा सीधा दिख रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये A है ये B है। A डिवाइडेड बाई B किसके बराबर है? 345 डिवाइडेड बाई 135। इसके बाद आप 5 से ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई कीजिए। 5 2 10, 5 7 35, 5 6 30 और 5 9 45। यानी कि पहली चीज मैंने क्या की, 69 इंटू 5 ये होता है 345 एंड 27 इंटू 5 ये होता है 135। मैंने पहली चीज क्या की, मैंने इस 5 और 5 को कैंसिल कर दिया, ये कॉमन था। इसके बाद बचा क्या, 69 डिवाइडेड बाई 27। फिर से देखिए कुछ कॉमन है, हाँ 3 लग रहा है। 3 9 is 27, 3 2 6, 3 3 is 9। उसके बाद आंसर आया 23 डिवाइडेड बाई 9। ये है A और B इसका रेशो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो A है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 345 और B की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 135। जरा आप खुद से सोचिए, क्या इस चीज का सेंस बनता है कि मैं A को 23 के बराबर करूं और B को 9 के बराबर करूं? डज इट मेक एनी सेंस? बिकॉज वी ऑलरेडी नो original value of A is 345 and original value of B is 135. Does this thing make any sense to you? आप लिख सकते हो कि सर वी कैन राइट A is equal to 23 into X, B is equal to 9 into X। अब मैं आपको समझाऊंगा ये X क्या है। इस केस में जो X है वो क्या है, एक बार आपने कैंसिल किया था क्या, एक बार आपने कैंसिल किया 5 और एक बार आपने कैंसिल किया 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो X है इसकी वैल्यू है 15, इसकी वैल्यू है 15। अब आप A की वैल्यू निकालिए 23 इंटू 15 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू क्या है 9 इंटू 15। जरा इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 23 इंटू 15 क्या ये आपको 345 दे रहा है? कॉमन फैक्टर जो आपने कैंसिल किया, एक बार 5 एक बार 3, वही होता है 15। वही मैंने यहाँ पे एक ही बार लिखा। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या ये वैल्यू 345 बनती है और क्या ये वैल्यू 135 बन रही है? यस सर। समझ में आ रहा है सबको?
व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, यहां पे मैं इसको लिख सकता था 23 इंटू 5 इंटू 3, 9 इंटू 5 इंटू 3। एक बार मैंने 5 कैंसिल किया, उसके बाद मैंने एक बार 3 कैंसिल किया, लास्ट में बचा 23 डिवाइडेड बाई 9। ये है रेशो इनका, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ये रेशो है। इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए जो हमने कॉमन चीज यहाँ पे कैंसिल किया ना, उसको वापस लाना है। वही कॉमन चीज है x, और नीचे भी है वही कॉमन चीज x, यहाँ पे 9 है, वही कॉमन चीज है x। अगर मुझे वैल्यू a की पुट करनी होगी मैं लिखूंगा 23x, b की वैल्यू अगर पुट करनी होगी मैं लिखूंगा 9x। इज दिस क्लियर गाइज? ये तो हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि a इज टू b, मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, इनको मैंने कंपेयर किया है एंड इनका रेशो निकल के आया है, फॉर एग्जाम्पल 4:5। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a बाई बी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है एंड ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी सही है। अब a और b का जो रेशो है वो है 4 डिवाइडेड बाई 5। मैंने आपसे कहा कि आप 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 और 5 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। कितना आएगा ये? 4 8 is 32, 5 8 is 40। 4 8 is 32, 5 8 is 40। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो मेरे पास था दोनों में सेम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आया 32 डिवाइडेड बाई 40। पहले मेरे पास क्या था? पहले मेरे पास था 4 डिवाइडेड बाई 5। अब मेरे पास जब मैंने 8 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया 32 डिवाइडेड बाई 40। आपको दिख रहा है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 8 कॉमन है, मैं इसको लिख सकता हूं ना 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, या 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5। कॉमन चीज ऊपर और नीचे दिख रहा है 8। जब मैं 32 को डिवाइडेड बाई 40 को सिंप्लीफाई करूंगा ना, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4 8 या 8 4 is 32, 8 5 is 40। यहां से भी आपको 4/5 आपको लग रहा है आंसर आएगा 4/5। जब मैं 32/40 को सिंप्लीफाई करूंगा, डू यू बिलीव यहां पे आंसर आएगा 4/5? इसका मतलब क्या है? यही आपको तीसरा पॉइंट नोट करना है। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी गिवन रेशो, अगर कोई रेशो हमारे पास है, अगर हमने उसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, जो रेशो है वो चेंज नहीं होता है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कोई भी रेशो ले लीजिए, 10 है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे है 12, यहाँ से भी 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इंटू 11 होता है 110, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 कितना होता है? 132। आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आप इसको कर लो एक बार, 2 5 is 10, 2 5 is 10, 2 6 is 12, 2 6 is 11, 5 is 55, 11 6 is, आंसर क्या आया? 5/6। यहाँ पे मेरे पास क्या था? 10/12, 10/12 था ना मेरे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन। 2 5 is 10, 2 6 is 12। पहले भी था ये 5/6 ही, लास्ट में भी आया 5/6 ही मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी। यही आपको याद रखना है, अगर हमारे पास कोई रेशो है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है विद द सेम क्वांटिटी, जो रेशो है वो चेंज नहीं होता है। समझ में आया? चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर मेरे पास रेशो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रेशो है 50 डिवाइडेड बाई 70 मेरे पास रेशो है, ये मेरे पास रेशो है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई और करना चाहूं तो ये आएगा, ऊपर और नीचे 10 कॉमन है, ये आएगा, रेशो आएगा 5 डिवाइडेड बाई 7। 50 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 7। ये जो 50 डिवाइडेड बाई 70 है ना, ये क्या है? ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका, या इक्विवेलेंट रेशियो किस चीज का? 5/7 का। ठीक है, अब मेरे पास यही है 50 डिवाइडेड बाई 70 मेरे पास है, 50 डिवाइडेड बाई 70। इसमें आप 20% ऐड कर दीजिए, इसमें भी आप 20% ऐड कर दीजिए, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। बताइए यहां पे वैल्यू क्या आएगी 20% ऐड करने के बाद? ऊपर न्यूमरेटर कौन बताएगा?
जुबानी 60। बहुत बढ़िया। और नीचे कितना आएगा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। विदाउट पेन आपको अब आंसर बताना है। मैंने क्या किया, जो मेरे पास न्यूमरेटर है उसमें मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी मैंने 20% इंक्रीज कर दिया। पहले मेरे पास था 50 डिवाइडेड बाई 70, अब मेरे पास है 60 डिवाइडेड बाई 84। जरा इस 50 डिवाइडेड बाई 70 को सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, 0 0 कैंसल, आंसर क्या है लास्ट में? 5 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि ये है यहाँ पे लास्ट का सिंप्लीफाइड रेशियो। जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 से इसको काटिए, 4 1 is 4, 4 5 is 20, 4 2 is 8, 4 1 is 4, 3 5 is 15, 3 7 is 21, 5 डिवाइडेड बाई 7। यहां पे भी था ना पहले ओरिजिनल फ्रैक्शन 5 डिवाइडेड बाई 7। ये है चौथा पॉइंट कि अगर रेशियो हमारे पास है, हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर उसमें परसेंटेज इंक्रीज कर दिया तो जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। अगर हमने सेम परसेंटेज इंक्रीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किया, उससे भी हमारा रेशियो चेंज नहीं होता है। समझ में आया? जी। इतने का कथीकरण हुजूर। यस सर, यस सर। आधे बेचारे निकल लिए। सर ये वाला रिपीट कीजिए, 4th पॉइंट। मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 350, और नीचे है 470। इसमें मैंने इस जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें मैंने 30% ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने 30% इंक्रीज कर दिया। अब बताइए यहाँ पे जुबानी वैल्यू क्या आएगी ऊपर और नीचे? ऊपर ऐड करना है कितना? 35 इंटू 3, 3 5 is 15, 5 1 कैरी, 3 3 is 9 plus 1 10, 105। 455। ये आएगा ऊपर 455, वेरी गुड। और नीचे कितना आएगा? 47 इंटू 3, 3 7 is 21, 3 4 is 12, 13 14, 470 plus 141, 12 13 14। 14 कौन बोल रहा है? 7 8 9 10 11 4 5 6 11। बहुत सही। 4, यानी कि हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन था या ओरिजिनल रेशियो था 350 डिवाइडेड बाई 470। 1010 अगर मैं कैंसिल भी करता तब भी मेरे पास वैल्यू आती 35 डिवाइडेड बाई 47। जहां तक मुझे लग रहा है जो 47 है ये एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए ये कुछ किसी से कैंसिल नहीं होगा। 47 प्राइम नंबर होता है क्या गाइस? यस सर। अगर 47 प्राइम है तो इससे और ये सिंपलीफाई नहीं होगा, रेशियो ऐसे ही रहेगा। अब आपके पास वैल्यू है 455 डिवाइडेड बाई 611। आई डोंट नो अब ये किससे कटेगा, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, आपके पास लास्ट में यही बचेगा 35 डिवाइडेड बाई 47। इसको किसी से किससे होगा ये? इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश कीजिए किसी नंबर से। 13 3 is 39, 6 13 5 is, हाँ 13 3 is 39, 13 3 is 39, बचा 6, ये आया 65, 13 इंटू 5 होता है 65। ठीक है, ऊपर आया 35 इंटू 13, नीचे आएगा ये 47 इंटू 13। यही 13 जो है ना आपने काटा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लास्ट में जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे यहाँ पे आएगा 47, यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 35 डिवाइडेड बाय 47। इसका मतलब ये है, जो हम यहाँ पे कंक्लूड करना चाहते हैं वो ये है कि अगर आपने परसेंटेज इंक्रीज किया है रेशियो में ऊपर और नीचे, उससे रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, रेशियो डज नॉट चेंज। अगर आपने ऐसा किया ना, ऊपर भी सेम परसेंटेज से न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया और नीचे भी सेम परसेंटेज वैल्यू से जो रेशियो है या डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज किया, रेशियो ऐसे केस में चेंज नहीं होता है। जो यहां पे रेशियो था वही बाद में भी रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट है।
फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है इसका उल्टा। अगर अब मेरे पास, मैं इसीलिए इजी वैल्यू ले रहा हूं सो दैट कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, वैल्यू कोई भी हो सकती है अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 60 डिवाइडेड बाई 90, इसका रेशियो निकालिए। 60 डिवाइड बाई 90 होता है 0 0 कैंसल, 3 2 6 3 3 9, रेशियो होता है 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें आप क्या कीजिए, इसमें 15% कम कीजिए, इसमें भी आप 15% कम कीजिए। जुबानी यहां पे वैल्यू बताइए। 51 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है सर। Yes, sir. और नीचे 78। यस सर। नीचे 78 या कुछ और? फिफ्टीन % जुबानी कैलकुलेट करना है गाइज। 10% हो गया 9, 15% 5% हो गया इसका आधा 3, 9 + 3 हो गया 12, 90 - 12 होता है ना 78। परसेंटेज की क्लास में यही हमने सीखा था ना। 78 करेक्ट है। आधे लोग बेचारे 76.5 हुआ। क्या कैलकुलेशन है? 77.5. 77.5, हाँ। 77.5। इसका 9 और इसका आधा यानी कि 4.5, या आया 13.5, इसका मतलब 77 76.5 ही सही। सॉरी, इसको मैंने डांटा, 76.5 यहाँ पे सही है। अब यहां से आप क्या करोगे, 51 और डिवाइडेड बाई 765 डिवाइडेड बाई 10, वो 10 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 510 डिवाइडेड बाई 765। इसको आप एक बार सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, आपके पास यही 2/3 निकल के आएगा। इसको एक बार ट्राई कीजिए आप। जीरो क्या है जीरो? जीरो यहां से आया ना भाई। 76.5 होता है 765 डिवाइड बाई 10, इस 10 को मैंने ऊपर ट्रांसफर किया है ना। ठीक है सर, ठीक। ये अच्छी आसान था, ये क्या बेअक्ल इंसान, इमन मा पता कहाँ है कैसे बिगिनर। 5 3s, उसके बाद 3 से 3 5 15, 3 1s, 3 3s 9, 3 4s, या 34 डिवाइडेड बाई 51, 17 2s 34, 17 3s, आया ना 2/3। यहां पे भी 2/3 आया ना गाइस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई रेशियो है, अगर आपने ऊपर और नीचे सेम परसेंटेज वैल्यू से इसको डिक्रीज कर दिया, उस केस में रेशियो तब भी सेम ही रहता है। अगर आपने परसेंटेज इंक्रीज किया था ऊपर और नीचे सेम परसेंटेज से, उस केस में भी रेशियो सेम रहेगा। अगर आपने ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, उस केस में भी रेशियो सेम ही रहेगा। एक और केस क्या होता है, अगर आपने ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल ऊपर है 70, नीचे है 80, इसका रेशियो कितना आएगा? इसका रेशियो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 8। अब अगर मैंने क्या किया होता, अगर मैंने 70 में फॉर एग्जांपल 5 से डिवाइड किया होता और 80 जो है इसको 5 से डिवाइड किया होता, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये है 70 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे केस में भी रेशियो सेम ही रहेगा। कैसे सॉल्व कीजिए इसको? ये आएगा 70 डिवाइडेड बाई 5। जब दो फ्रैक्शंस का डिवीजन कैरी आउट करना होता है, इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है, और जो ये नंबर है इसको रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कैरी आउट करना होता है। 5 डिवाइडेड बाई 80, ये 5 और ये 5 कैंसल, 0 0 कैंसल, आंसर आया 7 डिवाइडेड बाई 8। यानी कि अगर हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया, रेशियो तब भी नहीं चेंज होगा। अगर हमने ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, रेशियो विल नॉट चेंज। अगर हमने सेम परसेंटेज इंक्रीज किया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, रेशियो विल नॉट चेंज। अगर हमने सेम परसेंटेज वैल्यू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया, रेशियो विल नॉट चेंज। 4 केसेस ऐसे हैं जिन केसेस के बाद रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। वो चारों केसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। बताइए किसको रिपीट करना है एंड किसको समझ में आया। एग्जाम में
ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस पे हम काफी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ टिपिकल क्वेश्चन में बताता हूं। वो बोलेगा कि A/B रेशो दिया हुआ है 3:4। उसके बाद बोलेगा B/C रेशो दिया हुआ है 7:8। और बोलेगा, बस इतना ही, ये तो पहला बेसिक क्वेश्चन यही है। बोलेगा कि A/B रेशो कितना है 3:4 और B रेशो है 7:8। बताइए A/B/C ये रेशो कितना है। क्वेश्चन क्या है? इफ A/B इज इक्वल टू 3:4, B/C इज इक्वल टू 7:8, बताइए A/B/C ये रेशो कितना है। यानी कि पहले रेशो दिया था A/B का, वो है 3:4। उसके बाद B का रेशो दिया हुआ है किसके साथ? C के साथ। आप हमें बताना है इन तीनों का एक साथ जो रेशो है वो क्या आएगा। यहाँ पे कोई बेवकूफी नहीं करेगा कि 3:4 यहाँ पे कुछ और करेगा, कुछ नहीं करना है। ऐसे केसेस में क्या करना है वो मैं बताऊंगा। दो मेथड्स होते हैं, दोनों मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड इस तरफ, दूसरा मेथड इस तरफ। पहला मेथड देखिए, यहां पे आपको एक कॉमन लिंक ढूंढनी है। कॉमन लिंक क्या है इन दो रेशोज की? ये दो अलग रेशोज हैं। कॉमन लिंक है B और B। कॉमन लिंक है B और B। ये जो B और B है ना, इनको मैं इक्वल करने की कोशिश करूंगा। कैसे? इस केस में जो B है वो है 4 यूनिट्स और इस केस में B है 7 यूनिट्स। 7 और 4 का मैं अलग से एलसीएम करूंगा। 4 और 7 का जो एलसीएम होगा ना, मेरे हिसाब से वो आएगा 28। एक बार आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 और 7 का आप एलसीएम ले लीजिए, वो आएगा 28। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पूरे रेशो को, अच्छा पहले ये भी समझाना है ना, जस्ट ए सेकेंड, इसको 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखिए। एक चीज मैं यहां पे समझाऊंगा। अगर कभी आपको A/B रेशो दिया हुआ है, वो है फॉर एग्जांपल 50/80। 50/80। अगर कभी आपने ये बेवकूफी की, क्या बेवकूफी? आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया 5, नीचे आपने मल्टीप्लाई 5 नहीं किया। ऐसे केस में जो आपका रेशो है, रेशो जो है इट विल चेंज 100%। रेशो चेंज होगा, रेशो यहां पे चेंज होगा। रेशो चेंज ना हो इसके लिए अगर आपको कभी मल्टीप्लाई करना है रेशो को, तो आपको ऊपर भी करना है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तभी इन दिस पर्टिकुलर केस आपका रेशो चेंज नहीं होगा, जो कि हम चाहते भी हैं। रेशो शुड नॉट चेंज एंड रेशो विल नॉट चेंज इन दिस केस। अगर आपको चाहिए कि रेशो चेंज ना हो तो आपको क्या करना है? अगर आपने डिनोमिनेटर में किसी चीज को मल्टीप्लाई किया ना, न्यूमरेटर में भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है A/B इज इक्वल टू 3:7। इन ऑर्डर की रेशो चेंज ना हो, अगर कभी आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत पड़ी, आप क्या करोगे? 3:7 को ऐसे लिखोगे और लिखोगे सर इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया 3 से। ऐसे मैं समझ जाऊंगा कि यू एक्चुअली मीन टू से कि आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है एंड इसको भी मल्टीप्लाई करना है। फिर आप लिखोगे 3 3 is 9 और 7 3 is 21। मैं समझ जाऊंगा कि आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया। किसको समझ में आया? अभी हमने सीखा ना कि रेशो तब चेंज नहीं होगा जब हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। अगर आपने सिर्फ न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, रेशो आपका चेंज होगा एंड यू डोंट वांट द रेशो शुड चेंज। कभी चेंज होगा क्वेश्चन में, वो अलग चीज है, लेकिन आपकी वजह से रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी वजह से रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। वो कभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन सकता है। अगर 3:7 है, वो कभी बन सकता है 9:21, वो बन सकता है। लेकिन ये 9:21 फिर भी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये वही है, 3:7 ही है, लेकिन फॉर टाइम बिंग आपने ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन इस केस में भी आपने ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। ये रूल नहीं है कि आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दो। इस केस में रेशो चेंज होगा एंड यू डोंट वांट द रेशो टू चेंज। कभी क्वेश्चन में गिवन होगा कि रेशो चेंज हुआ, वहां पे वो कंडीशन होगी, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने मल्टीप्लाई किया कभी खुद से, तो जो आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे ना, वही क्वांटिटी से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर आपने डिनोमिनेटर में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, इन ऑर्डर कि आपका रेशो चेंज ना हो। समझ में आ रहा है? और कैसे दिखाना है इसको? दिखाना कैसे है? दिखाना है ऐसे।
फॉर एग्जाम्पल ये है 3:5, आपसे मैंने कहा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए 7, आपको ऐसे दिखाना है या ऐसे सीधा ब्रैकेट और 7। मैं समझ जाऊंगा कि आप यू एक्चुअली मीन टू से कि आपने इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया एंड इसको भी। यहाँ पे आएगा 3 7 21, 5 7 35। ठीक है, मैंने क्या समझाया यहाँ पे? मैंने समझाया कि अगर कभी क्वेश्चन है A:B 3:4 है, B:C 7:8 है, बताइए A:B:C अगर हम इन दोनों रेशियोज को क्लब करें उसके बाद आंसर क्या आएगा। ऐसे केसेस के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो कॉमन लिंक है जो आपने निकाली है 4:7, इनको बराबर करना है। कैसे? 4 और 7 का एलसीएम लेना है। इसका आएगा मेरे हिसाब से 28। इसका मतलब इस वाले रेशियो को 4 को 28 बनाना है, वो आएगा जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं 4 को ही मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तभी तो मेरा रेशियो चेंज होगा ना। लेकिन मुझे रेशियो चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। 7 को बनाना है 28, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा मैं न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी 4 से। अब A:B जो है ये कितना आएगा? A:B आएगा अब क्या? 3 4 12 और या कितना है 3 7 3 7 21, 4 7 28। B:C कितना आएगा? B:C 7 4 28, 8 4 32। अब जो कॉमन लिंक थी ना हमारे पास यहाँ पे B और B, अब उसकी वैल्यू इक्वल आई है ना। अब आपको बस लिखना है A:B:C, आंसर लिखना है ना क्लब करके। इसका आंसर क्या है? वो आएगा 21:28:32। अगर किसी से इसके बाद कैंसिल होता है तो यू आर अलाउड टू डू सो, लेकिन यहां तक आपको ऐसे ही पहुंचना है। किसको ये वाला मेथड समझ में आया? सर आई थिंक तो रिपीट भी। ठीक है, रिपीट करेंगे फिर से, कोई बात नहीं भाई। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। मैंने आपसे कहा कि A:B फॉर एग्जांपल ये है 5:9 और B:C है, जो कि मेरे हिसाब से हमेशा आपको अप्लाई करना चाहिए। वो क्या है? अब मैं यही वैल्यूज यहां पे लूंगा। A:B वो क्या है? वो है 5:9 और B:C एक और रेशियो है, वो है 7:13। हमें क्या निकालना है? हमें इनको क्लब करना है एंड वी हैव टू फाइंड A:B:C। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है? आपको लिखना है A:B:C। A:B कितना है? A:B है 5:9 और नीचे क्या है? B:C। उसके बाद इसको छोड़ देना है। पहले रेशियो में A:B ही दिया हुआ है, पहली लाइन में बस वही लिखना है। दूसरी लाइन में B:C कितना है? 7:13। B:C है 7:13 और उसके बाद एक लाइन ऐसे। ये मैं सेकंड मेथड दिखा रहा हूं। A:B मैंने लिखा 5:9, उसके बाद C मैंने छोड़ दिया। उसके बाद B:C मैंने लिखा और A छोड़ दिया बिकॉज दूसरे रेशो में A नहीं है। अब यहां पे क्या करना है? अब यहां पे आपको ये करना है, ये जो नेबर है ना इसको यहां पे चिपकाना है, ये जो नेबर है ना इसको यहां पे चिपकाना है। चिपकाया। अब यहां पे आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 5 35, 9 7 63, 13 into 9 होता है 170। ये दूसरा मेथड है, जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हो एग्जाम में। सही है। B है 5:7, बोलेगा B:C है 12:3, बोलेगा C:D है 4:11। ठीक है, उसके बाद बताइएगा इनको क्लब करके A:B:C:D, बताइए इसकी वैल्यू क्या है। इसका मतलब क्या है? आपको इन जो 3 रेशोज है ना इनको क्लब करना है, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखना है। इसमें भी वही मेथड है। पहले आपको A:B और B:C, यहाँ पे जो कॉमन लिंक है ये, इसको बराबर करना है। उसके बाद आप लिख सकते हो A:B:C। उसके बाद जो C वाली लिंक है उसको, ये मतलब बहुत लंबा मेथड है। सबसे इजी क्या है वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। सबसे इजी मेथड है, आपको लिखना है A:B:C:D। उसके बाद
A/B है 5:7, आपको लिखना है A/B है 5:7। उसके बाद B/C है 12:3, आपको लिखना है B/C है 12:3। उसके बाद है C/D है 4:11, आपको लिखना है C/D है 4:11। उसके बाद ऐसे एक लाइन। ठीक है, ये है पहली लाइन। मैंने इसमें A और B गिवन है, C और D नहीं है, मैंने उनको छोड़ दिया ऐसे ही। उसके बाद दूसरे केस में B/C है, A और D नहीं दिए हैं, मैंने उनको छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लास्ट वाला C/D, A और B नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब जहां पे कोई चीज मिसिंग है वहां पे क्या करना है, इसको कॉपी और इसको कॉपी। यहाँ पे जो नेबर है उसको कॉपी, यहाँ पे जो नेबर है उसको कॉपी, यहाँ पे जो नेबर है उसको कॉपी, यहाँ पे जो नेबर है उसको कॉपी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, वही आंसर आएगा। 5 4 20, 20 into 12 जो आएगा इज टू 7 4 28 into 12 इज टू 3 4 12 into 7, उसके बाद 3 7 21 into 11। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या अगर कोई वैल्यू कट जाती है जो सिमिलर है उसको आप काट सकते हो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही होगा A/B/C/D की वैल्यू। समझ में आया? रिपीट करना है। यूरेका यूरेका, आई हैव फाउंड इट। वो चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि 5A/B जो है वो है 5 डिवाइडेड बाई 7, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A/B है 5:7। ऐसा कोई नहीं करेगा कि अगर आपने निकाला आंसर A/B है 5:7, लेकिन जो क्वेश्चन है उसने पूछा था बताइए B/A जो है वो रेशो कितना है। आपने आंसर क्या निकाला है, आपने निकाला है 5:7, लेकिन आंसर वहां पे पूछा गया था B/A बताइए, आपने निकाला A/B, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था B/A। इस केस में आपको क्या करना है, बस यहाँ पे पहले जो B है उसकी वैल्यू लिखनी है, B है 7 और A है 5, ये करना है। समझ में आया? इस चीज का ध्यान रखना है आपको एग्जाम में कि लास्ट में उसने पूछा क्या है। अगर आपने A/B निकाला, क्या उसने A/B ही पूछा था या B/A पूछा था? अगर B/A पूछा होगा आपको वैल्यूज को उल्टा करना है। ये मुझे अभी याद आया था कि एग्जाम में कभी अगर ऐसे होगा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट में पूछा क्या गया है। आपने निकाला A/B, लेकिन उसने पूछा होगा B/A, तो फिर आपको B को इस तरफ लाना है, A को इस तरफ लाना है, वही होगा B/A रेशो। लेकिन साथ ही में दिमाग में ये चीज याद रखनी है कि अगर A/B है ना 5:7, B/A जो है ना ये होगा 7:5, और ये कभी नहीं होगा कि A/B B/A के बराबर हो। समझ में आया? A/B इज नॉट इक्वल टू B/A। रेशो में ये क्वांटिटीज बराबर नहीं होती है। लेकिन अगर पूछा जाए आपने निकाला A/B 5/7, उसने पूछा था B/A, आपको लिखना है 7/5, ये अलाउड है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये याद रखना है। ये अभी मेरे दिमाग में आया था क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। आपसे कहा जाए बताइए डुप्लीकेट रेशो, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 5 डिवाइडेड बाई 9, ये आपके पास है। आपको कहा गया कि इसका डुप्लीकेट रेशो बताइए। आपको 5 का स्क्वायर करना है एंड 9 का स्क्वायर। 5 5 होता है 25, 9 स्क्वायर होता है 81, ये है इसका डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए ट्रिप्लीकेट रेशो, ये तो इजी है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी निकालना हो ट्रिप्लीकेट रेशो, इस केस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाई 7, अगर इसका ट्रिप्लीकेट रेशो पूछा जाए 4 का क्यूब लेना है एंड 7 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, 7 का क्यूब होता है 343। 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए एंड 1 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर तक आपको जुबानी वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि कभी 17 स्क्वायर, इसका आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए 289। अगर मैं कभी कहूं 22 स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए 484। जैसे मैंने रट्टा मारा है आपको भी वैसे ही रट्टा मारना है। एक और चीज होती है इसमें, कभी अगर पूछा जाए सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया 16 डिवाइडेड बाई 25, इसका सब डुप्लीकेट रेशो लीजिए
या बताइए क्या है, वो आएगा √16 इज टू √25, वो आएगा 4:5। सब डुप्लीकेट का मतलब, स्क्वायर करना है न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का, उसके बाद जो आंसर आएगा वो लिखना है। ट्रिप्लीकेट का मतलब न्यूमरेटर में भी क्यूब, डिनोमिनेटर में भी क्यूब। लेकिन सब डुप्लीकेट का मतलब न्यूमरेटर को भी अंडर रूट और डिनोमिनेटर को भी अंडर रूट, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है। अगर ऐसे ही कभी सब ट्रिप्लीकेट निकालना हो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, उस केस में फॉर एग्जांपल यहां पे है 64, यहां पे है किसकी 8 का होता है 512, इसका ही ले लेते हैं। सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब है इसका क्यूब रूट 64 इज टू क्यूब रूट ऑफ 512, ये आएगा 4 और ये आएगा क्या, ये आएगा 8, उसके बाद 4 1s 4 2s 1:2, इसका आंसर आएगा। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो मतलब स्क्वायर करना है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, सब डुप्लीकेट का मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट एंड डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब न्यूमरेटर का भी क्यूब रूट एंड डिनोमिनेटर का भी क्यूब रूट। ठीक है, क्लियर है? अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। वो है 2140। ठीक है, जो इस स्कूल में जो गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स वो है 1200। ठीक है, आपको क्या निकालना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। The total number of students in a school is 2140. If the number of girls in the school is 1200, then what is the respective ratio of the total number of boys to the total number of girls in the school? बताइए इसका आंसर क्या है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर है आप सबका। एक और कीजिए। किसने आंसर निकाला इस चीज का है? $36,000 आंसर देखना पड़ेगा इसका। आमिर भाई एंड ताहिरा दोनों का आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैथमेटिक्स जो है ये एक ही बार सीखना होता है। मैंने 2018 में मैथमेटिक्स सीखा है, उसके बाद मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी है इसको रिवाइज करने की।
हाँ, एग्जाम में जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आई डोंट हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। आई स्वेयर टू गॉड मैंने 2018 में पढ़ा है, तब से लेकर आज तक कभी नहीं पढ़ा है। हाँ, एक बार अब पढ़ाया है VLW में, कुछ क्लासेस ली थी, लेकिन खुद से उसके बाद कभी नहीं पढ़ा है। इसलिए आपको भी मैथमेटिक्स एक ही बार में सीख के रखना है। गाइस, वो डिफरेंस इसलिए है कि यहां पे इन दो स्टेटमेंट्स में आसमान और जमीन का फर्क है। क्यों? यहां पे लिखा है इनकम जो है ए की, वो 150 गुना 150% ज्यादा है किससे? 150 गुना नहीं, 150% ज्यादा है किससे? बी से। लेकिन यहां पे लिखा है, यानी कि एक तो जो बी की सैलरी है वो, दूसरा उसमें 150% उसका ऐड करना है आपको। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब है जो बी की सैलरी है उसका आपको 150% निकालना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि दीज टू स्टेटमेंट्स डू नॉट मीन द सेम थिंग, इनमें डिफरेंस होती है। यही यहां पे क्वेश्चन में है कि जो डी है, जो उसकी इनकम है, ए की इनकम उससे 150% ज्यादा है, या उसका 150% है, ज्यादा नहीं है, 150% है उसका। मान लेते हैं जो बी है, मान लेते हैं जो बी है इसकी जो मान लेते हैं जो बी है इसकी जो इनकम है वो है 100 यूनिट्स। इसका मतलब जो ए है इसकी इनकम फिर कितनी होगी? 150 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 यूनिट्स। 20 कैंसल, 20 और 20 कैंसल, 150 इंटू 1 यूनिट हो गया 150 यूनिट्स। इसका मतलब जो ए है इसकी इनकम है 150 यूनिट्स, और जो बी है इसकी इनकम कितनी है? इसकी इनकम है 100 यूनिट्स। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा है इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। अब जो ए की इनकम है वो कितनी है? सॉरी, इनकम जो ए की है वो है 150, और जो सी है इसकी इनकम है 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। ए की इनकम है 150 यूनिट्स, इसका 120% आपको कैलकुलेट करना है। 1 0 कैंसल, 1 0 कैंसल। 15 इंटू 12 कितना होता है? मेरे हिसाब से 180। इसको करेक्ट कीजिएगा अगर गलती होगी, लेकिन मुझे लग रहा है यही है। अब जो भी है, अब यहां पे हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, और ये कहता है कि जो टोटल है वो है 86,000। ए, बी और सी की जो इनकम है मिला के वो है 86,000। अब मैं क्या करूंगा? ए है 150 यूनिट्स, बी है 100 यूनिट्स, और सी है 180 यूनिट्स। इनको ऐड कीजिए, 100 प्लस 100 प्लस 100 हो गया 350, 380 ये आएगा मेरे हिसाब से 430 यूनिट्स। ये जो 430 यूनिट्स हैं ये किसके बराबर है? 430 यूनिट्स ये हैं 86,000 रुपीज के बराबर। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 86,000 डिवाइडेड बाई 430, 0 0 कैंसल, 43 1s, 43 2s और 43 zeros, 43 zeros। यहाँ पे आएगा 1 यूनिट की वैल्यू 200। मुझे निकालना था जो सी है उसकी इनकम कितनी है। जो सी है उसकी इनकम है 180, 180 और 1 यूनिट की वैल्यू है 200। यहाँ पे आंसर आएगा 3 0, 2 8 16 6, 1 कैरी, 2 1 2 हो गया 336,000 इनकम है। अप्रोच देखा आपने? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, या इतना ही? दो स्टूडेंट, एक और, दो स्टूडेंट, इतना ही। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वी विल फिनिश आवर क्लास। वो you guys are too much। कोई बहुत खतरनाक कैलकुलेशन कर रहा था।
मगर सर सही कैलकुलेशन। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी, उसके बाद वी विल वाइंड अप आवर क्लास। इसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव। 48% of the first number is 60% of the second number. What is the ratio of the first number to the second number? सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सी पार्ट। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पास x by y, इसकी रेशियो आ जाएगी, ठीक है।